नमस्कार। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। जी हां, प्रकाशित की जा चुकी है। अब वो पब्लिक डोमेन में आ चुका है और जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होते ही बिहार की सियासत चरम पर पहुंच गई है। तमाम राजनीतिक दल इस पर प्रतिक्रिया तो दे रहे हैं, लेकिन बहुत सदी हुई जुबान में बात कर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि जिस बिहार से ये कास्ट सेंसस की प्रक्रिया शुरू हुई, उसको पूरी की गई, उसको नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है। दरअसल कांग्रेस भी पिछले कुछ चुनाव से इसको लेकर के लगातार बात कर रही है। कहा यह जाने लगा था कि कांग्रेस अपने एंटी ओबीसी होने के तमगे को दूर होने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस प्रक्रिया को कांग्रेस सत्ता में आने के बाद शुरू करती नीतीश कुमार ने बिहार में सत्ता में बने रहते ही इसका समापन कर दिया। इसलिए बीजेपी अभी फिलहाल डिफेंसिव है। बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि हम गार्डेड हैं, पहले इसको अच्छी तरह से परख लें, पढ़ लें, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा करने के लिए हाजिर हैं हमारे ग्रुप एडिटर पानिनी आनंद जी। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार जो कि जातीय जनगणना के मुद्दे पे टॉर्च बियरर दिखाई पड़ रहा है, वहां जो बात की जा रही थी बिहार ने बड़ा ही स्मूथली कर दिया। क्या आप इसको देख पा रहे हैं कि यह बिहार की राजनीति में ही बड़ा इंपैक्ट डालेगा या देश की राजनीति को भी यह पलटने का मादा रखता है? नहीं, मुझे लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक है और अगर इसको तमाम विश्लेषक, राजनीतिक जानकार नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं तो उसमें कोई संदेह नहीं है। 2 अक्टूबर के दिन इस रिलीज़ का आना इंडिया के प्रमुख घटक जो हैं उसमें बिहार का एक बहुत ही नियंता वाली स्थिति में होना। आप देखें कि नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले वो अश्वमेध घुमाना शुरू किया है, वो रथ घुमाना शुरू किया, जिसके थ्रू अभी आपको इंडिया का फॉर्मेशन दिखाई देता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप पितृपक्ष होने के बावजूद 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन सामाजिक न्याय का नारा लेकर के ये जो रिपोर्ट और ये जो पूरी जनगणना जातीय आधार वाली कराई गई थी, इसको आप रिलीज़ कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार दरअसल एक ऐसा पत्ता फेंक पाने में आज सफल हुए हैं जिससे इंडिया में, बिहार में और भारत की राजनीति में तीनों जगहों पे उनकी स्थिति आज की तारीख में मुझे मजबूत होती दिखाई देती है। इंडिया में इसलिए क्योंकि ये बहुत पिछले 2-3 महीने से चर्चा का विषय रहा कि उनको कन्वेनर बनाएंगे कि नहीं, उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाएंगे कि नहीं। आप ये देखें कि इंडिया के तमाम सारे घटक दल, दक्षिण से लेकर के उत्तर तक जो भी उसमें शामिल हैं, उन सब का बार बार जो जोर है वो इस बात के ऊपर है कि जातियों की जो पूरी राजनीति है उसको हम कैसे मजबूत करें, कैसे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बहस को लोगों के बीच में सामाजिक न्याय की बहस में तब्दील किया जाए। जो कांटा राजनीति का मोदी जी हिंदुइज्म के नाम पे निकाल रहे हैं, नेशनलिज्म के नाम पे निकाल रहे हैं, अपोजिशन अपने पैर से काटा वो सामाजिक न्याय से निकालना चाहता है। तो इस एजेंडे में बाकी लोग जो बात कर रहे हैं, बाकी लोग जो मांग कर रहे हैं, नीतीश कुमार ऑलरेडी उसको पूरा कर चुके हैं। बाकी राज्यों में, बाकी राज्य सरकारों में, बाकी क्षेत्रीय दलों में, राष्ट्रीय दलों में इसको लेकर के नारे उछाले जा रहे हैं। वो एक रिपोर्ट टेबल कर चुके हैं, वो एक आंकड़ा सामने रख चुके हैं। एक लंबा होमवर्क है उसके पीछे। हाई कोर्ट में वो मामला गया, सुप्रीम कोर्ट तक आया, रोक लगती रही, प्रक्रिया रोकी जाती रही, लेकिन उसको उन्होंने एक जीत के तौर पर देखा। तो इंडिया में वो मजबूत होते हैं। बार बार ये कहा जा रहा था कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है आरजेडी के बीच में और जेडीयू के बीच में, लेकिन रिपोर्ट जारी की और जाके तुरंत लालू से मुलाकात की। तो एक सॉलिडेरिटी, एक इक्वलिटी वाला मैसेज भी कम से कम राज्य की राजनीति में दे पाने में नीतीश कुमार आज सफल रहे। और तीसरा ये है कि राष्ट्रीय राजनीति में चाहे अपोजिशन की राजनीति हो, चाहे वो सत्ता पक्ष की राजनीति हो, सब इस असमंजस में हैं कि नीतीश के आगे अब यहाँ से कैसे निकला जाएगा। तो नीतीश जो है आज शो स्टॉपर भी है और नीतीश ने आज मास्टर स्ट्रोक भी खेला है, ये जो रिपोर्ट है जातिवार जनगणना की, इसको जारी करके।
बिल्कुल। और मैं अभी थोड़ी देर पहले इसमें जिक्र भी कर रहा था और मैं यही कह रहा था और आपने उस पर बिल्कुल उसकी तस्दीक कर दी कि नीतीश इंडिया अलायंस के भीतर ही नहीं, बाहर भी, मतलब घर के भीतर भी विरोधियों को और बाहर भी अपने विरोधियों को इस मूव से, मास्टर मूव से, दोनों को धाराशायी कर दिया। धाराशायी भी किया। दूसरा क्या है कि नीतीश कुमार की अपनी बॉडी लैंग्वेज, अगर आप पिछले महीने भर के राजनीतिक घटनाक्रमों को देखें तो आप ये पाएंगे कि नीतीश असहज पा रहे थे। इंडिया में असहज, राज्य में असहज, राष्ट्रीय स्तर पर असहज। वो असहजता का अंत आज हुआ है। तो नीतीश कुमार ने आज रिपोर्ट जारी करके अपना महालय आज कर लिया है। महालय अपना आज कर लिया और जाहिर तौर पर यह दिखाई दे भी रहा है, क्योंकि इंडिया अलायंस के अंदर राहुल बात करते रहे, नीतीश कुमार ने कह दिया कि हमने प्रदेश में कर दिया है। प्रधानमंत्री महिला आरक्षण को लेकर के देश भर में डुगडुगी बजाएं, अपनी पीठ थपथपाएं। नीतीश कुमार महिला आरक्षण लागू होने से एक दिन पहले ट्वीट करके कहते हैं कि हमने पंचायत स्तर से लेकर के नौकरी तक में महिलाओं को आरक्षण इस तरीके से दिया है। हमने, बिहार पहला प्रदेश है जिसने ये व्यवस्था लागू की है। जाहिर तौर पर जातीय जनगणना, इसको मैं मास्टर स्ट्रोक इसलिए कह रहा हूं कि याद करिए 2015 में जब बीजेपी थंपिंग मेजॉरिटी से जीती थी, ऐसा लग रहा था कि उसके बाद वो जहां भी चुनाव लड़ रही थी बीजेपी जीत रही थी, चाहे वो विधानसभा का चुनाव ही क्यों ना हो। लेकिन बीजेपी के अश्वमेध यज्ञ को, या कह लीजिए उस घोड़े को अगर रोका गया था तो 2015 में बिहार में ही रोका गया था। बिल्कुल, और ये जो मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं इसको इसलिए क्योंकि आपने बहुत अच्छा कहा कि जिस तरीके से नेशनलिज्म को, हिंदुत्व को एक सामाजिक न्याय के वरमाला में जोड़ने की कोशिश की जा रही है, बांधने की कोशिश की जा रही है, इसमें नीतीश कुमार सबसे आगे दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए अब अगर इंडिया अलायंस में वो कॉर्नर होते दिख भी रहे थे तो अब उनको कोई कॉर्नर कर नहीं पाएगा। और विपक्ष भी उनकी काट को, क्योंकि कहा लगातार ये कहा जा रहा था कि उनकी प्रासंगिकता खत्म हो गई, जेडीयू खत्म हो जाएगा, कुछ ही दिन की बात है, ललन सिंह अपने कुछ लोगों को आरजेडी के तरफ लेके जाएंगे, संजय झा बीजेपी के तरफ लेके जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार इस सब को सुनते हुए ऐसा मूव चल दिया। जातीय जनगणना के मुद्दे पर इंडिया में बाकी लोग अभी फ्रेशर्स हैं, नीतीश कुमार ने आज अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सामने रख दिया है। तो अब विद इन द क्लब एक आदमी जो है वो अनुभव के साथ बैठेगा और बाकी लोग कहेंगे कि हम भी करना चाहते हैं, हम भी करना चाहते हैं। तो ये ट्रेनर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप जैसा हो जाएगा अब, कि नीतीश कुमार बता रहे होंगे कि देखिए ये ऐसे मैंने किया, यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेशन था, इसको ऐसे किया, अच्छा आप अपने यहाँ करना चाहते हैं, आपको ऐसे करना चाहिए, आपके यहाँ तो ये भी डायमेंशन है, आपको ऐसे जाना चाहिए। तो अब वो थोड़े से वहाँ पे वोकल हो पाएंगे और बाहर भी वो दिखाई दे रहा है। जी हाँ, क्योंकि एक चीज़ इसमें और बहुत महत्वपूर्ण है और वो समझना चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा अभी मतलब जातीय जनगणना की बात नहीं है। नीतीश वापस इस पूरी की पूरी चर्चा और बहस को शरद पवार के आंगन से, फारूक और उमर अब्दुल्ला के घर से, सोनिया और राहुल के यहाँ से, सब जगहों से खींच के वापस वहीं ले जाते हैं। आप सोचिए कि मौर्य काल में पाटलिपुत्र और वहाँ पे जो पूरा पर्सिपोलन स्ट्रक्चर है और वहाँ पे जो पहला का पहला काउंसिल बैठ रहा है और डेमोक्रेसी जिस तरह से वहाँ पे बनती दिखाई दे रही है ना। तो आप सोशल जस्टिस डेमोक्रेसी के थ्रू आता है। डेमोक्रेसी में पोस्ट इंडिपेंडेंस भी इतिहास बिहार का जो है वो इतना रोचक है कि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ही है और ये बिरला उदाहरण है कि जातियों के पिछड़े और अगड़े दोनों की सेनाएं बन जाएं और वो अपने न्याय के लिए संघर्ष करें या वो अपने वर्चस्व के लिए हिंसा करें। तो इस तरह की चीज़ें भी हो रही थी। तो बिहार को जितना सबसाइड करके, जितना साइडलाइन करके लोग देखते हैं, दरअसल चमत्कार भी वहीं से हो रहा होता है। कुछ एक चीज़ ऐसी घट रही होती है जहां से फिर नैरेटिव चेंज होता है। लोग कहते हैं कि यार ये सीखने लायक है, ये अडॉप्ट करने लायक है, ये जो है यहाँ से तरीका बदल जाएगा। आप याद करें कि जेपी के आंदोलन की जमीन भी बिहार ही रहा। आप देखें तो रथ यात्रा हो करके बहुत शांति से निपट गई होती अगर अडवाणी जी का रथ लालू प्रसाद ने बिहार में रोक न लिया होता, उनको रोक न लिया होता। इतने सारे उदाहरण हैं
चुनाव से पहले या राजनीति के दौरान जो बिहार से निकल के आते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो 2024 की लड़ाई है वो किधर जाएगी आज की तारीख में कोई नहीं कह सकता, सबके अपने अपने दावे हैं। लेकिन इस पूरी लड़ाई में 2024 की पटकथा में एक नायक नीतीश कुमार आज बन गए। इस पटकथा में एक कथानक आज बिहार ने जोड़ दिया। इस पूरी पटकथा में, इस पूरे कहानी में एक विषय जिस पे चर्चा होगी वो जातीय जनगणना है। और आप ये देखें कि लगातार अब इस तरह के मुद्दे धीरे धीरे सरफेस हो रहे हैं जो कि पिछले 9 साल के नैरेटिव से बार बार बाहर पुश किए जाते रहे। जैसे सामाजिक न्याय की बात, मोदी जी के लिए सामाजिक न्याय की बात जो है वो एक वेलफेयर स्टेट वाली बात है और उसमें वो वेलफेयर वाली बात करते हैं। वो राइट की तरफ उस तरह से नहीं जाता है। वो लगता है कि नहीं, ये पिछड़ा वर्ग है, ये महिलाएं हैं, ये वंचित हैं, इनके लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो वो स्कीम बनाएंगे, सब्सिडी देंगे और 10 तरह की चीज़ें करेंगे। लेकिन वेलफेयर स्टेट और राइटफुल एग्जिस्टेंस एक सोसाइटी का, इनमें एक थोड़ा सा बुनियादी फर्क है। आप राइटफुल, जैसे पहले भी फेमिन का काम होता था, अकाल राहत के काम होते थे, लेकिन रोजगार गारंटी बनने के बाद में वो राइट हुआ, वो इंटाइटलमेंट हुआ कि नहीं, ये आपको मिलेगा ही। सूखा पड़ना, अकाल आना, अतिवृष्टि होना आवश्यक नहीं है। आपको 100 दिन काम मिलेगा या आपको 200 दिन काम मिलेगा। मजदूरी कुछ भी मिलती थी, लेकिन न्यूनतम मजदूरी का एक कानून बना, उसके बाद यह तय हुआ कि आपको न्यूनतम मजदूरी मिलेगी। उसी तरह से जातीय जनगणना का जो विषय है, जो भी आंकड़े सामने आए, इसके आधार पे बहुत सारी चीजों का नैरेटिव चेंज होने वाला है। सोशल साइंटिस्टों से लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष, और आपने जैसा शुरुआत में बताया कि सत्ता पक्ष भी ये कह रहा है कि हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं चाहता है, अभी कोई वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। कल ही दिल्ली में आपने देखा कि हजारों की तादाद में, बड़ी तादाद में पेंशन, पुरानी पेंशन की मांग वाले लोग इकट्ठा हुए और आज जो है वो सामाजिक न्याय का नारा लेकर के जो जातीय जनगणना कराई गई उसकी रिपोर्ट टेबल हो रही। तो इस तरह से एक नैरेटिव बार बार धीरे धीरे अब बनता नजर आ रहा है, जो कि दोनों तरफ बेचैनी लाएगा। विपक्ष को कुछ ताकत देगा और आपसी कुछ खींचतान होगी, लोग सीखेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, नीचे उतरेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा बेचैनी जो है वो सत्ता पक्ष में होगी, सत्ता के गलियारों में होगी कि इन बातों को कैसे काउंटर करना है, इन बातों का समाधान कैसे निकालना है और इन बातों पे क्या हम कोई स्टैंड ले सकते हैं इनके सापेक्ष। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा और ये एकदम सही है कि सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट है वो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट देता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। वही है। जी जी बिल्कुल। अब सवाल उठता है कि इस पूरे जातीय जनगणना से एक चीज सामने आई है, वो ये है कि ईबीसी और ओबीसी इनकी आबादी तकरीबन 63% है। बिल्कुल। बिहार में अभी भी आरक्षण 50% का सीमा तो पार कर नहीं पाया है। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है। अब सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक रूप से, क्योंकि कोर्ट में तो इन्होंने ये प्ली लिया कि हमें जातीय, शैक्षणिक, उनका सर्वेक्षण करना है जिससे उनकी माली हालत, उनकी स्थिति को हम जान सकें, उसका आकलन कर सकें और उस हिसाब से हम योजना बना पाएंगे। क्या आपको आने वाले समय में दिखाई पड़ता है या इस चुनाव में ही दिखाई पड़ता है कि ये मुद्दा अब आरक्षण की सीमा बढ़ाने को लेकर के आगे बढ़ेगा? और ये आगे बढ़ेगा तो इसमें क्या बीजेपी दबाव में होगी या बीजेपी इसका काउंटर रोहिणी कमीशन से ढूंढेगी? क्योंकि ये भी चर्चा बड़ा जोरों पर है। क्योंकि आने वाला चुनाव, क्योंकि पिछला हमने 10 साल का चुनाव देखा, उसमें देखा कि हिंदुत्व ने मंडल को एकदम ओवर शैडो कर दिया था, पर अब वापस ये जातीय जनगणना की बात आ गई है सामने। मतलब सामाजिक न्याय दिखाई पड़ेगा और हिंदुत्व बैक बर्नर स्टेज लेगा, सामाजिक न्याय फ्रंट पे होगा। ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। इसलिए मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं कि क्या आने वाले समय में आप ऐसा देख पा रहे हैं कि ये मांग भी तेज होगी? क्योंकि राहुल गांधी कर्नाटक में बोल चुके हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिल्कुल, तो ये बात उन्होंने कही। मैं आपको एक किस्से पे ले जाता हूं। बिहार की राजनीति का एक बहुत रोचक किस्सा है जेपी आंदोलन के समय का, कि एक रोड है और वहां पे एक पुलिस की जीप खड़ी है और
2-4 लोग पकड़ करके एक घर से युवा जो है वो लाए जा रहे हैं और उनको उस जीप में डाला जा रहा है। लेकिन उनमें से एक युवा जीप में घुसने के क्रम में एक छलांग मारता है और जीप की छत पे चढ़ जाता है। और जीप की छत पे चढ़ने के बाद में वो युवा नेता अपना कुर्ता उतार देता है और लाठियों की चोट से, निशानों से भरी हुई, लकीरों से भरी हुई उसकी पीठ लोगों के सामने सार्वजनिक हो जाती है। और चारों तरफ रोड के जो घर हैं वहां से लोग झांक रहे हैं और देख रहे हैं। आगे चल के बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में इस युवा को लालू प्रसाद के नाम से जाना गया और वो पहला मूवमेंट है जहां से लालू अचानक से हाईलाइट होते हैं, जहां से अचानक से वो पॉपुलर होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण घटना है उनके राजनीतिक जीवन में। मुझे लगता है कि ये आंकड़े उन्हीं लकीरों की तरह हैं जिसको एक बड़ा समाज अपने न्याय की दुहाई देते हुए अब दिखाएगा और इन लकीरों को लोग देखेंगे, इस रिपोर्ट को लोग देखेंगे और वहां से फिर राजनीति का नैरेटिव तय होगा। तो ये जो आंकड़े हैं इनकी सीमा केवल एक पार्टी या एक चेहरे तक रहने वाली नहीं है। तमाम समाज जो ईबीसी से है, जो ओबीसी से है, जो एससी से है, ये सारे के सारे लोग इन आंकड़ों के साथ में अपना अपना नैरेटिव, अपनी अपनी चिंतन और अपनी अपनी विचारधारा के आधार पर बनाएंगे और उसको जितना राजनीति की तरफ से कोयला और ईंधन मिलता रहेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी, ये बात जितनी बार दोहराई जाएगी उतनी बार उसको रिमाइंड होगा कि अगर आप 63% हैं तो आप यहां पे क्यों हैं, और फिर वो वहां पे दखल शुरू करेगा। तो राजनीति ही नहीं, आप पाएंगे कि विद्यालयों से लेकर के, इंस्टीट्यूशन से लेकर के, सरकारी अर्ध सरकारी, वहां से शुरू होकर के आप पाएंगे कि राजनीति के बड़े पटल तक इन संख्याओं का, इन आंकड़ों का विश्लेषण लोग, समाज, जातियां, कम्युनिटीज अपने अपने तरीके से करेंगी और इसमें राजनीति में अब अभी आप ये समझे कि तंदूर रख दिया गया है। अभी बहुत रोटियां इसमें सेकी जानी है, अभी बहुत सारा पिसान इसमें उतारा जाना है, अभी बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित होंगे, अभी बहुत सारे लोग इससे परेशान होंगे। लेकिन ये तंदूर जो है, ये फायर, तो ये आग आज सामने साक्षी भाव से आ गई है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार अकेले, उन्होंने इसका मुशायरा बेशक लूट लिया है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन जातियां, विचारधाराएं, राजनीतिक दल सब अपने अपने तरीके से करके और भविष्य में इसको अपने अपने हिसाब से रखने वाले हैं। ईबीसीज, ओबीसीज, इन दोनों के बीच का जो डिवाइड है, इन दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, यादव वर्सेस अदर कास्ट, और केवल ये बिहार तक रहने वाला नहीं है, इस आंकड़े को लेकर के तमाम अन्य राज्यों में भी अब राजनीतिक सुगबुगाहट, जातीय जनगणना की मांग, जातियों के न्याय की बात, सामाजिक न्याय की बात, इन सब चीज़ों की चर्निंग शुरू हो जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। मानसून खत्म होते होते राजनीति में जातियों के, सामाजिक न्याय के नारे की खेती देश में आपको लहलहाती दिख रही है। आगे इसमें कौन धान काटेगा ये समय बताएगा। बिल्कुल, ये समय बताएगा, पर मैं दो सवाल एक ही सवाल में पूछना चाहूँगा। वो सवाल ये है कि एक सवाल कुछ नेताओं ने बिहार में उठा दिया कि नीतीश जी, आपने जातीय जनगणना तो करा दिया, आप जिस जाति से आते हैं उसकी आबादी तकरीबन 2.8% है और तेजस्वी यादव जिस जाति से आते हैं उनकी आबादी 14% है, तो क्यों नहीं आपको सत्ता छोड़ देनी चाहिए? एक सवाल ये उठने लगा है, जो मैं पॉलिटिकल रिएक्शन कुछ नेताओं के मुंह से जो मैं अभी देख पाया हूँ, बाकी लोग अभी बहुत गार्डेड स्टेटमेंट दे रहे हैं। दूसरा, मैं उत्तर प्रदेश में आना चाहूँगा क्योंकि पिछले कुछ चुनाव को मैंने कवर भी किया है, बहुत नज़दीक से देखा भी है। वहाँ पर हमने ये पाया कि कैसे एंटी यादव तमाम जातियों की गोलबंदी हुई है। इन दोनों सवाल से मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि वर्तमान जातीय जनगणना के बाद क्या आप यूपी की राजनीति में परिवर्तन देखते हैं? जो एंटी यादव गोलबंदी हो रहा था और उसकी बड़ी वजह ये मानी जा रही थी कि जो
रिजर्वेशन है उसका सबसे बड़ा फायदा यादवों ने ही उठाया है। उनकी सत्ता रही, नौकरी से लेकर के हर जगह की मलाई उन्होंने खाई है, इसलिए एंटी यादव गोलबंदी हुई। तो वहाँ क्या आपको कुछ आने वाले समय में ऐसा परिवर्तन दिखता है? क्योंकि अखिलेश यादव लगातार इस पर कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। जातीय जनगणना उनके भी मुखारबिंद से अक्सर सुना जाता है। और साथ ही साथ बिहार की राजनीति में आप कोई परिवर्तन देखते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी आबादी जिस जाति की है, अगर इकलौती जाति की बात करें तो वो यादव की है, जो 14%। नहीं, इसमें दोनों चीज़ें हैं। देखिए, नीतीश कुमार के पास इसका बहुत अच्छा जवाब है कि तेजस्वी और नीतीश दोनों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व राज्य में जो आंकड़े आ जाए हैं उसके अनुसार 85% का है। तो दोनों 85 में खेलने वाले, मेरे ख्याल से सवालों का टोटल 15% है, तो 85 क्लियर डिस्टिंक्ट हो गया। तो यहाँ तो अभी तक हम लोग सुनते थे कि 15-85 बिहार में एक्चुअली 15-85 दिखाई दे रहा है। तो नीतीश कुमार तेजस्वी को कह सकते हैं कि भाई तू हो 85 के राजनीति करत हुआ, हम बहुत 85 के राजनीति करत है। तो वो ये बात कह सकते हैं। बात जो उत्तर प्रदेश की है उसमें आप एकदम सही कह रहे हैं। और ये बार बार ये सवाल जो पिछड़े वर्ग की अन्य जातियां हैं, गैर यादव ओबीसी जो है, वो बार बार ये कहते रहे कि भाई जितने भी तरह के बल हैं, वो नियुक्त का बल हो, वो धन का बल हो, वो बाहुबल हो, वो राजनीतिक प्रश्रय का बल हो, ये सारे बल जो है वो एक जाति को मिलते रहे। समाजवादी पार्टी के ऊपर जो आरोप भी लगते रहे वो यही लगते रहे कि भाई आप सामाजिक न्याय की लड़ाई से निकले हुए, समाजवाद के विचार से निकले हुए राजनीतिक दल थे, लेकिन आप एक जाति की और एक पहचान की पार्टी बन गए। उसमें बाकी जातियां छिटकती चली गई। लेकिन क्या बाकी चौहद्दियों को चूमने के बाद में इन जातियों को जो नॉन यादव ओबीसीज हैं, क्या उनको सामाजिक न्याय होता मिल रहा है? तो ये सवाल बार बार पूछा जाएगा और ये सवाल ये जातियां स्वयं से पूछ रही होंगी। प्लस कांग्रेस, सपा, तमाम सारे और राजनीतिक दल इसको हवा दे रहे होंगे। तो जब लोग सोच रहे होंगे, जब कोयले में सुगबुगाहट होगी तो लोग उसको बेना हाँक रहे होंगे, और बेना हाँक रहे होंगे तो वो अंगार में बदलेगा। तो उत्तर प्रदेश, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये केवल यूपी की बात नहीं है, ये एमपी में जाएगा, ये राजस्थान जाएगा, पंजाब में वापस से ये सवाल उठना शुरू होगा। आप दक्षिण में देखिएगा कि इसके ऊपर चर्चा शुरू होगी। आप अभी हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर ही रहे थे, तो वहाँ पे भी सामाजिक न्याय, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल बने ही सामाजिक न्याय के विषय पे थे, तो वो इस पे चुप रह भी नहीं सकते हैं। उनकी राजनीतिक विवशता भी है और मंशा भी है कि वो सामाजिक न्याय के सवाल को जीवित रखें। और अभी उनके लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है मोदी के रूप में, उससे निपटने का जो कारक है वो भी सामाजिक न्याय का नारा ही है। तो आपका सामाजिक न्याय बनाम हमारा सामाजिक न्याय, इस बहस की तरफ चीजें जाएंगी, क्योंकि आपका जो सामाजिक न्याय है वो हमें वेलफेयर जैसा दिखता है और उसके पीछे हमको उस सामाजिक न्याय से कहीं बड़ी तस्वीर हिंदुत्व की दिखाई देती है, उससे कहीं बड़ी तस्वीर हमको राष्ट्रवाद की दिखाई देती है। हमारा समाज छोटा हो जाता है जबकि संख्या हमारी इतनी बड़ी है। तो ये जो संख्या की बहस है, ये जो संख्या की लड़ाई है, ये जो संख्या के सोचने का पैटर्न है, ये जो संख्या के सोचने के पीछे के ऐतिहासिक कारण हैं, सैकड़ों वर्षों के, सदियों के, दशकों के, उन सब को मिला करके लोग अभी राजनीति का बहुत सारा सूटर बुनने वाले हैं, बहुत सलाई चलने वाली है। तो नीतीश कुमार इसको इस तरह से कहेंगे। जाहिर है कि बिहार की राजनीति में दोनों तरफ गर्मी इससे बढ़ेगी, लेकिन अभी मुझे लगता है, जितनी मेरी समझ है, कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार मिल करके जितना संभव हो इस रिपोर्ट से स्वयं को लाभान्वित करने पे फोकस करेंगे, लड़ाई पे नहीं। इस वक्त आपको दोनों पीठ जोड़ करके दूसरे पक्ष से युद्ध करते नजर आएंगे, जहां पे एक तरफ से सुशील मोदी होंगे, एक तरफ से कोई और होगा, एक तरफ से कोई और होगा, उन सबके वो जवाब दे रहे होंगे। तो अभी जो ऑर्केस्ट्रा है, उस ऑर्केस्ट्रा में आपको कुछ समय तक मुझे लगता है कि ये दोनों लोग वन वॉइस होकर के आपको लड़ाई करते नजर आएंगे। नीतीश हर फोरम पे इसके टॉर्च बियरर बन करके इसकी क्रेडिट लेने की बात हर जगह पे करेंगे।
लालू प्रसाद अपनी जाति की संख्या के साथ साथ बाकी जातियों के न्याय की बात को क्लब करके एक बड़ा नैरेटिव करने की कोशिश करेंगे। बिहार के इन दो राजनीतिक दलों के उदाहरण को एक प्रेशर के तौर पे बाकी राजनीतिक दल अन्य राज्यों में लेंगे और आप पाएंगे कि सामाजिक न्याय का नारा जो पिछले कुछ महीनों से लगातार कहा जा रहा है, दिया जा रहा है, वो लगातार बुलंदी पे आता जाएगा। बुलंदी पर आता जाएगा। पर मैं आपको बीपी सिंह के ज़माने की याद दिलाना चाहूँगा। बीपी सिंह खुद ठाकुर थे, उन्होंने मंडल कमीशन लाया, लेकिन बीपी सिंह की राजनीति खुद हाशिए पर चली गई। मैं ऐसा आपसे समझना चाहूँगा कि चूंकि नरेंद्र मोदी ओबीसी जाति से आते हैं, अमित शाह भी उसी जाति से आते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ ये सामाजिक न्याय का शस्त्र आपको कारगर होता दिखाई पड़ता है क्या? क्योंकि विपक्ष ऐसी कोशिश लगातार कई बार से करती हुई दिखी है, लेकिन ये ऐसा पहला बार दिखा है क्योंकि सत्ता पक्ष ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं और इतने बोल्डली किए हैं। शायद इसकी वजह इसलिए रही है कि ये दो शीर्ष के नेता ओबीसी और ईबीसी समाज से ही आते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा फैसला किया। और मैं खुद जब कई बार लोगों से बात करता हूं तो लोगों में इस बात को लेकर के गौरव होता है कि आज हमारा प्रधानमंत्री है तो ओबीसी समाज से है, ईबीसी समाज से है। मेरा सवाल फिर घूम फिर करके यही आता है, ये सच है नीतीश टॉर्च बियरर होंगे, ये सच है लालू प्रसाद चैंपियन होंगे हैं, लेकिन जब नेशनल एरिना में पॉलिटिक्स की बात होगी और सत्ता संभालने की बात होगी और उसमें होगा कि मोदी के सामने कौन, अमित शाह के सामने कौन, अगर राहुल गांधी का नाम आता है तो आपको लगता है कि यह सामाजिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट है या इसका जो मतलब है वो शायद अपना चमक दमक खो देगा? क्योंकि सामने खड़े दिखाई पड़ेंगे राहुल गांधी, बात होगी ये ब्राह्मण परिवार से हैं, क्योंकि इस तरह की बातें अक्सर घुमा करती हैं। आपका सवाल जायज, लेकिन उसमें एक चीज समझनी पड़ेगी, जो मिल जाता है ना उसके ऊपर लोग लड़ाई नहीं करते हैं। जो नहीं मिल रहा होता है, जो डिनाइल है, आप ओबीसी हैं, आप इस पद पे बैठे हुए हैं, आप इस जगह पे हैं और आप हमारे बारे में सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो हमारा ही मुद्दा है, तो इस पे आप और हम एक मत क्यों नहीं है, ये जो सवाल है ना। और आप ये देखें कि लोग नहीं कह रहे हैं, लोग तो अभी भी मतलब दो जनादेश नरेंद्र मोदी जी को लगातार लोगों ने दिए हैं और वो मजबूती से बैठे हुए हैं। लेकिन राजनीतिक पार्टियां हमेशा, विपक्ष हमेशा एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश करेगा ना, तो जब विपक्ष नैरेटिव तैयार करने की कोशिश करेगा तो नैरेटिव ऐसे ही तय होता है कि आप केवल बाहर का प्याज का छिलका मत देखो, आप उसके छिलके के अंदर और भी छिलके हैं, उनको पहचानो, उनको समझने की कोशिश करो। और सच्चाई तो ये है, जब आप छिलके खोलेंगे तो खोलते खोलते आखिर में ये स्थिति आने वाली। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता अचानक नहीं आ गई है। मनोज जी अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन आप ये सोचिए ना कि ये 9 साल में अभी मनोज जी ने एक कविता क्यों सुना दी। और इस रिपोर्ट की टाइमिंग और ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता, ये मतलब इनकी टाइमिंग में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे एक वाइब्रेंस साथ में है, कि 15% को आइसोलेट करके दिखाना है। और नैरेटिव तोड़ने से ही टूटता है, टूटेगा या नहीं टूटेगा, मोदी का करिश्मा, मोदी का जादू जाएगा या नहीं जाएगा, ये भविष्य के दिन बताएंगे। इसको हम और आप स्टूडियो में बैठ के बता नहीं सकते, इसकी घोषणा, इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है। लेकिन एक चीज जरूर है कि एक नैरेटिव के काउंटर में एक दूसरा नैरेटिव बनाना ही पड़ता है, और नैरेटिव बनाने का तरीका ही यही है कि जब आपको कोई हाथ में लड्डू पकड़ा दे तो आप उस व्यक्ति से कहिए कि तुम्हारे पैर में इतने कट्स क्यों लगे हुए हैं, तुम नंगे पैर क्यों हो, तुम्हारा पैर इतना गंदा क्यों है, इसके बारे में सोचा है? तो लड्डू के स्वाद को थोड़ा फीका कर देता है। तो नैरेटिव ऐसे बनेगा, अपोजिशन इसको इनकैश करने की कोशिश करेगा। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, ये लोग कितना सक्सेसफुल हो पाएंगे ये भविष्य में आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन हमारे आपके लिए, क्योंकि हम लोग तो संजय हैं, हम लोग के लिए तो वाचस्पतियों के लिए तो ये अभी तटस्थ भाव से देखने का समय है कि देखिए अब आगे आगे देखिए होता है क्या। नहीं, तटस्थ भाव से बिल्कुल देखने का वक्त है, लेकिन कई बार
कोई टीम जब लगातार जीतती रहती है तो लगता है कि ये दांव भी उनके खिलाफ कारगर हो पाएगा या नहीं। पिछले 10 सालों से जो रिकॉर्ड उन लोगों ने सेट किया है और जिस तरीके से वो फैसले लेते हैं और वो लगातार सफल होता दिखाई पड़ता है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा कि क्या ये फैसला वीपी सिंह के फैसले से उत्तर भारत की राजनीति में, उत्तर प्रदेश में पहली बार एक दलित महिला आगे चल के मुख्यमंत्री बन पाई, ओबीसी की राजनीति बदल गई। और आप ये देख लें कि तमाम राज्यों में अगड़ों का मुख्यमंत्री बन पाना कितना असहज और असंभव जैसा हो गया है। बिल्कुल। योगी जी को आप अगला काउंट करते हैं तो आप गलती करते हैं। वो अगड़े हैं जिस जाति समाज, लेकिन वो योगी व्यक्ति है और उसके साथ साथ उनका वस्त्र विन्यास, उनका कामकाज, उनकी बहुत सारी और चीजें फैक्टर मायने रखती हैं। किसी और सिंह साहब को आप कभी मुख्यमंत्री बनाने के बारे में उत्तर प्रदेश के में सोचेंगे तो हमको लगता है कि उसमें बहुत समय लगेगा। मेरा अंतिम सवाल, इंडिया में नीतीश कुमार का रिसर्जेंस आप देखते हैं पहली बात, और इसी के साथ दूसरा सवाल कि नीतीश के इस मास्टर मूव से बीजेपी को आप कितना डिफेंसिव आने वाले समय में देखते हैं? बीजेपी कैलकुलेट करके अभी अपने मूव पे आएगी और बीजेपी ये बिल्कुल इस वक्त सोच रही होगी, प्रधानमंत्री यात्रा पे हैं, चुनावी यात्रा पे होंगे और अन्य राज्यों में बातचीत कर रहे होंगे, लेकिन दिमाग में उनके इस वक्त बिहार ही चल रहा होगा। वो बिहार के बारे में ही सोच रहे होंगे। तो बीजेपी को ये देखना पड़ेगा कि उनका जो सामाजिक न्याय, उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति रही है, जिसमें उन्होंने एक बड़ी पिछड़ी जाति को आइसोलेट करके बाकियों के जस्टिस की बात की है, उसको वो कितना इंटैक्ट रख पाएंगे। ये जो जातिवार जनगणना की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को लेकर के इंडिया या विपक्षी पार्टी ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे बीच में जो असंदम हो रहा है इसको खत्म करके हमें कलेक्टिवली देखने की जरूरत है, क्योंकि नुकसान मेरा भी हो रहा है, नुकसान तुम्हारा भी हो रहा है। तो एक तो नैरेटिव ये बनेगा। दूसरा, आपने जो पूछा नीतीश कुमार के बारे में, इंडिया गठबंधन में मैंने जैसे बहुत शुरुआत में कहा कि नीतीश कुमार की पोजीशन मजबूत होगी, वो अपना बार्गेन बढ़ा पाएंगे और वो बार बार इसको फ्लॉन्ट करेंगे कि तुम जो सोच रहे हो, ये जो करना चाहते हो, मैं वो कर चुका हूं। तो नीतीश कुमार का थोड़ा सा जो कमज़ोर होते, बॉडी लैंग्वेज कमज़ोर होती, पोजीशनिंग कमज़ोर होती दिखाई दे रही थी। हम लोगों ने देखा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में चेंज था, थोड़ी सी असहजता थी। वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि वो रिवाइव होंगी। इंडिया को ये देखना पड़ेगा कि नीतीश को साथ लेकर के वो कितना चलेंगे, नीतीश को कितना एकोमोडेट करेंगे और उसके साथ साथ नीतीश की महत्वाकांक्षाओं से खुद को कितना प्रोटेक्ट करेंगे। तो इंडिया के लिए भी ये आसान चीज़ नहीं, लेकिन इंडिया के लिए कलेक्टिवली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है। बिल्कुल। तो इंडिया के लिए कलेक्टिवली ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जैसा कि हमारे ग्रुप एडिटर कह रहे थे कि ये सामाजिक न्याय एक बार फिर से बड़ा मुद्दा होगा। सवाल ये है कि जो नीतीश कुमार मुंबई की तीसरी मीटिंग में खुद ये कह रहे थे कि ये मेरी कोशिश की कामयाबी है कि 28 दल हम एक साथ बैठे हैं, तो जाहिर तौर पर वो नीतीश कुमार इस बार भी ये कहने में गुरेज नहीं करेंगे कि हमने जातीय जनगणना करके पूरे देश को दिखा दिया और मैं टॉर्च बियरर हूं। और जाहिर तौर पर हर सियासी पार्टियां अपने द्वारा किए गए कार्यों को जोर शोर से बताती है और अपनी पीठ को थपथपाती भी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी लगातार अपने अपोनेंट से आगे दिखती नजर आ रही थी पिछले 10 सालों में, वो क्या नीतीश कुमार के इस मास्टर मूव का जवाब ढूंढ पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। पानिनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। तो इस प्रोग्राम में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।